बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछली वीडियोस में हमने पाकिस्तान पीनल कोड से रिलेटेड काफ़ी सेक्शंस कवर कर लिए हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 में मौजूद सेक्शंस 141 से लेकर सेक्शन 145 तक और फिर सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 151 तक और इसके अलावा सेक्शन 157 और सेक्शन 158 को डिस्कस करेंगे, जो कि अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड हैं, यानी कि मजमा खिलाफ कानून से रिलेटेड हैं। इसके बाद अगले 3 पार्ट्स में हम इस चैप्टर में मौजूद राइटिंग से मुतालिक जो प्रोविजंस हैं उस पर वीडियो बनाएंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर में मौजूद प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस पर जो प्रोविजन मौजूद है उस पर वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर में मौजूद एफए से मुतालिक। सेक्शन 141 में बताया गया है कि अगर 5 या 5 से ज्यादा अफराद का इकट्ठा होना किसी ऐसे मामले के बारे में हो जिसका जिक्र सेक्शन 141 में बताया गया है और उनका उस मामले से रिलेटेड कॉमन ऑब्जेक्ट एक ही हो, तो इसको अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा। अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है। वैसे तो मैं कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूं और इनके दरमियान फर्क के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस सेक्शन को समझने के लिए भी हम कॉमन ऑब्जेक्ट को पहले समझ लेते हैं। अगर आप डिटेल में समझना चाहें तो आप मेरी वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। कॉमन इंटेंशन का मतलब ये है कि जब 3 या 4 अफराद मिलकर कोई प्लानिंग करके आए हों, यानी कि उन्होंने कोई काम करने के बारे में ऑलरेडी एक प्लानिंग की हो। जैसे अगर उन्होंने बैंक लूटना है तो बैंक लूटने के बारे में उन्होंने पहले प्लानिंग की हो, तो जो वो घर से प्लानिंग करके निकल रहे हैं यहाँ पे प्री प्लानिंग है, यानी कि प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स है। तो जो प्लानिंग वो घर से करके निकल रहे हैं ये इनकी कॉमन इंटेंशन है। अब कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है, इसको हम इस मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा मोटरसाइकिल खड़ा है और कोई शख्स आता है, उसका लॉक खोलता है, उसको लेकर भागने की कोशिश करता है। इतनी देर में मैं पहुंच जाता हूँ। मैंने उसको मारना शुरू कर दिया। जब मैंने उसको मारना शुरू किया तो आसपास जो खड़े लोग थे उन्होंने भी उसको मारना शुरू कर दिया। अब जो लोग आसपास खड़े थे जिन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया, उन लोगों की कॉमन इंटेंशन नहीं थी, यानी कि उन लोगों का कोई प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था। उन्होंने इसके ऊपर पहले कोई प्लानिंग नहीं की थी। उन्होंने चोर को देखा और उन्होंने भी मेरे साथ मिलकर इसको मारना शुरू कर दिया, तो इसको कहेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में। सेक्शन 141 बताता है कि जब 5 लोगों की असेंबली या इनसे ज्यादा अफराद की असेंबली जिनका कॉमन ऑब्जेक्ट एक हो, क्या करने के लिए? फर्स्ट, to overawe by criminal force or show of criminal force the central or any provincial government or legislature or any public servant in the exercise of the lawful power or of such public servant, यानी कि वफाकी या किसी सूबाई हुकूमत या लेजिस्लेचर या किसी सरकारी मुलाजिम को इसके इख्तियारात के जायज इस्तेमाल में क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल फोर्स की नुमाइश से खौफजदा करना। सेकेंडली, इसमें बताया गया है टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस, यानी कि किसी कानून या कानूनी परवाना की तामील में रुकावट पैदा करना। जैसे मिसाल के तौर पर पुलिस के पास किसी घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट है। पुलिस जब वहां पे जाती है तो वहां पे 7-8 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो कि पुलिस के काम में रुकावट डालते हैं। तो ऐसी सूरत में ये जो 7-8 लोग इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने पुलिस के कानूनी काम में रुकावट डाली है, तो इसको कहा जाएगा अनलॉफुल असेंबली। थर्डली, इसमें बताया गया है टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, यानी कि जब इन 5 या 5 से ज्यादा अफराद का कॉमन ऑब्जेक्ट ये हो कि वो किसी नुकसान रसानी या मुदाखलत बेजा मुजरमाना या किसी दीगर जुर्म का इर्तिकाब करें, तो ऐसे मजमे को भी अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा। चौथे नंबर पे बताया गया है कि जब 5 या 5 से ज्यादा अफराद जिनका कॉमन ऑब्जेक्ट ये हो कि वो किसी शख्स पर
क्रिमिनल फोर्स के इस्तेमाल से या क्रिमिनल फोर्स की नुमाइश करके इससे माल ले लें या इसके माल पर कब्जा कर लें, या फिर ऐसे शख्स को इसके किसी इनकॉर्पोरेबल राइट से महरूम कर दें, जैसे कि राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वाटर, या फिर ऐसे अफराद ऐसे किसी इनकॉर्पोरेबल राइट को जबरदस्ती नाफिज करवाएं या किसी फर्जी राइट को जबरदस्ती नाफिज करवाएं। 5वें नंबर पे बताया गया है कि ऐसे अफराद क्रिमिनल फोर्स के जरिए या क्रिमिनल फोर्स की नुमाइश के जरिए किसी शख्स को मजबूर करें कि वो किसी ऐसे काम को करे जिसको ना करना इस पे कानूनन वाजिब हो, या फिर ऐसे शख्स को मजबूर करें कि वो किसी काम को ना करे जिसका करना इस पर कानूनन वाजिब हो। जैसे मिसाल के तौर पर पुलिस वाला किसी शख्स को गिरफ्तार करने आता है, लेकिन वहां पे मौजूद 5 या 5 से ज्यादा अफराद ऐसे पुलिस वाले को जबर मुजरमाना या जबर मुजरमाना की नुमाइश करके इस शख्स के गिरफ्तार करने पर रोकते हैं। तो ऐसी सूरत में वो पुलिस वाला उस शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पा रहा, तो इसको कहा जाएगा अनलॉफुल असेंबली। इसकी एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि ये जरूरी नहीं कि ऐसी जो असेंबली होगी वो शुरू से ही अनलॉफुल हो, ये बाद में भी अनलॉफुल हो सकती है। मिसाल के तौर पर पहले जो ऐसे लोग खड़े थे 5, 7 या 10, वो पहले लॉफुल था, लेकिन जब इनमें से किसी शख्स ने कोई ऐसी हरकत की, कोई ऐसा एक्ट किया, तो ये अनलॉफुल असेंबली बन गई। तो ऐसी सूरत में उस असेंबली के अंदर जितने मेंबर्स हैं उन सबको अनलॉफुल माना जाएगा। 2012 SCMR पेज 1156 में अदालत हुजूर ने करार दिया, जब ये एस्टेब्लिश हो जाए कि अनलॉफुल असेंबली का जो कॉमन ऑब्जेक्ट था वो सेम था, तो ये जरूरी नहीं है कि अनलॉफुल असेंबली में मौजूद तमाम अफराद की तरफ से कोई ओवर्ट एक्ट किया जाए। यानी कि इसमें मौजूद अगर 1 या 2 खास भी ओवर्ट एक्ट कर लेते हैं तो सब पे ये जिम्मेदारी आ जाएगी। लेकिन इस विकेरियस लाइबिलिटी के लिए ये साबित करना पड़ेगा कि क्या इस असेंबली के दूसरे जो मेंबरान थे उनको पता था कि कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत ऐसा ऑफेंस कमिट किया जाएगा या फिर ऐसा ऑफेंस कमिट किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ उनकी प्रेजेंस ही काफी नहीं है। अनलॉफुल असेंबली में अगर कोई शख्स खड़ा है, उसको कॉमन ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि इस असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है और क्या होने जा रहा है, तो ऐसी सूरत में उसको इस असेंबली का मेंबर नहीं कहा जाएगा जब तक कि उसको पता ना हो कि इस असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है जिसके तहत कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है या कमिट किया जा सकता है। इसके बाद है सेक्शन 142 जो कि अनलॉफुल असेंबली के रुकन होने से मुतल्लिक है। इसमें बताया गया है कि जो कोई इन हकाइक से वाकिफ होते हुए जो किसी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली बना देते हैं, इरादतन इस असेंबली में शरीक होगा या इसमें शामिल रहेगा, इसे इस अनलॉफुल असेंबली का रुकन कहा जाएगा। यानी कि इसमें बताया गया है कि किसी शख्स का इन हकाइक से वाकिफ होना जरूरी है जो कि किसी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली बना देते हैं, और इन हकाइक से वाकिफियत होने के बाद वो शख्स इसमें इरादतन शामिल होता है, तो ऐसी सूरत में इसको अनलॉफुल असेंबली का रुकन कहा जाएगा। लेकिन जब उसको इस असेंबली के हकाइक से वाकिफियत ही नहीं और वो इरादतन इसमें शामिल भी नहीं होता, वो वैसे ही वहां पे खड़ा है या उसको किसी चीज का पता ही नहीं और वो वहां पे मौजूद है, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को इस अनलॉफुल असेंबली का रुकन नहीं कहा जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 143 जो कि पनिशमेंट से मुतल्लिक है। इसमें बताया गया है कि जो कोई शख्स किसी अनलॉफुल असेंबली का रुकन होगा, इसे 6 माह तक कैद की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों सजाएं हो सकती हैं। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि सेक्शन 141 में अनलॉफुल असेंबली की तारीफ बयान की गई है, जबकि सेक्शन 142 में अनलॉफुल असेंबली के अरकान की खसूसियात बयान की गई हैं, जबकि सेक्शन 143 में अनलॉफुल असेंबली में शरीक किसी शख्स की सजा बताई गई है। इसके बाद है सेक्शन 144 ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन। Section 144 says whoever being armed with any deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years
आर विद फाइन आर विद बोथ। इस सेक्शन में बताया गया है कि जो कोई अनलॉफुल असेंबली का रुकन होते हुए किसी मोहलिक हथियार से मुसल्लह होकर या फिर किसी ऐसी शय से जो कि बतौर आले जुर्म इस्तेमाल हो सकती हो और जिससे हलाकत का एहतमाल भी हो, ऐसी अनलॉफुल असेंबली में शामिल होता है, तो ऐसे शख्स को 2 साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। ये जो सेक्शन है ये किसी रुकन का अनलॉफुल असेंबली में किसी मोहलिक हथियार से या फिर किसी ऐसी शय से मुसल्लह होकर शामिल होने का नाम है जिसके लिए किसी की हलाकत हो सकती हो। ये जो सेक्शन है, ये जो साबका दफा हमने पढ़ी है सेक्शन 143, उसकी शदीद तरीन सूरत है, क्योंकि सेक्शन 143 में तो ये बताया गया था कि जो कोई शख्स अनलॉफुल असेंबली का रुकन बनता है, जबकि इसमें बताया गया है कि जो कोई शख्स अनलॉफुल असेंबली का रुकन बनता है लेकिन उसके पास मोहलिक हथियार है या फिर कोई ऐसी चीज है जिससे कि किसी शख्स की मौत वाक़ हो सकती हो। इसके बाद है सेक्शन 145, जिसमें यह बताया गया है कि अगर कोई शख्स किसी अनलॉफुल असेंबली में शामिल हो या शामिल रहे ये जानते हुए कि इस अनलॉफुल असेंबली को कानून के मुकर्ररा ज़ाब्ता के तहत मुंतशिर होने का हुक्म दिया जा चुका है, तो इसे जो सजा दी जाएगी वो 2 बरस तक कैद की सजा हो सकती है या फिर जुर्माने की सजा या दोनों सजाएं हो सकती हैं। यानी कि सेक्शन में यह बताया गया है कि जब किसी मजमा को खिलाफे कानून करार दिया जाए और मुंतशिर होने का हुक्म दिया जाए और ये जानकर भी कोई शख्स इस मजमा में शामिल हो जाए या शामिल रहे, तो ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत काबिल सजा करार दिया गया है। देखा जाए तो इस सेक्शन के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर इन इंग्रेडिएंट्स को पूरा किया जाए तो ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा दी जा सकती है। पहला यह है कि ऐसे अनलॉफुल असेंबली को मुंतशिर होने का हुक्म दिया गया हो। दूसरा, मुंतशिर होने का जो ऐसा हुक्म हो वो कानून के मुताबिक हो। तीसरा, ऐसी अनलॉफुल असेंबली को मुंतशिर होने का हुक्म दिया गया हो लेकिन उसके बावजूद मुल्जिम जो है वो ऐसी अनलॉफुल असेंबली में शरीक रहे। इस सेक्शन के तहत जो जुर्म है वो काबिल दस्त अंदाजी है, काबिल जमानतनामा है, नाकाबिल राजीनामा है और काबिल समाअत हर मजिस्ट्रेट है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 149। सेक्शन 149 says if an offense is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of the committing of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense। इसका उर्दू में तर्जुमा कुछ इस तरह बनेगा, अगर अनलॉफुल असेंबली के किसी रुकन से इस असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट हासिल करने में किसी जुर्म का इर्तिकाब हो या ऐसा जुर्म जिसको इस असेंबली के अरकान जानते हों कि कॉमन ऑब्जेक्ट के हासिल करने में इसके इर्तिकाब का खदशा है, तो इस अनलॉफुल असेंबली में मौजूद हर शख्स जो इस जुर्म के इर्तिकाब के वक्त इस असेंबली का रुकन होगा इस जुर्म का मुजरिम ठहराएगा। इस सेक्शन का मकसद ये वाज़ेह होता है कि इस सेक्शन के जरिए अनलॉफुल असेंबली के हर रुकन को हर इस जुर्म के लिए जवाबदेह बनाया गया है जो कि इस असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट हासिल करने के लिए सरजद किया जाए या जिसके सरजद किए जाने का खदशा हो। ऐसी सूरत में इस असेंबली का रुकन बाद में ये नहीं कह सकता कि जो जुर्म सरजद हुआ है वो इसके अपने हाथों से सरजद नहीं हुआ, नहीं, बल्कि इतना ही काफी है कि वो उस वक्त उस असेंबली का रुकन था, वो उसके इल्म में था कि ऐसा जुर्म सरजद हो सकता है या ऐसा जुर्म सरजद किया जाएगा। इस सेक्शन के तहत मुजरिम ठहराने के लिए 5 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, जिसको आप इस सेक्शन के लवाजमात भी कह सकते हैं।
पहले नंबर पे ये साबित करना जरूरी है कि ऐसी अनलॉफुल असेंबली बनाई गई थी। दूसरे नंबर पे ये साबित करना जरूरी है कि मुलजिम इस अनलॉफुल असेंबली का रुकन था। तीसरे नंबर पे ये साबित करना जरूरी है कि मुलजिम ऐसी असेंबली में दानिस्ता तौर पर शरीक हुआ या शरीक रहा। चौथे नंबर पे ये साबित करना जरूरी है कि ऐसी असेंबली के किसी रुकन की जानिब से जुर्म का इर्तिकाब किया गया। पांचवें नंबर पे ऐसे जुर्म का जो इर्तिकाब किया गया वो ऐसी असेंबली में मौजूद अशखास का कॉमन ऑब्जेक्ट था या फिर उनको पता था कि इस कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत ऐसे जुर्म का इर्तिकाब किया जा सकता है। ये पांचों पॉइंट इस सेक्शन के तहत साबित करना जरूरी हैं अगर किसी शख्स को इस सेक्शन के तहत मुजरिम ठहराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2012 SCMR पेज 1156 में करार दिया कि किसी शख्स की किसी अनलॉफुल असेंबली में सिर्फ मौजूदगी की बिना पर उसको दूसरे अरकान की जानिब से किए गए किसी ऑफेंस के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि ठोस शहादत के जरिए ये साबित ना किया जाए कि ऐसा शख्स ये जानता था कि ऐसा ऑफेंस हो सकता है या ऐसा ऑफेंस होने का खदशा है। इसके बाद है सेक्शन 150। सेक्शन 150 says whoever hires or engages or employs or promotes or connives at the hiring, engagement or employment of any person to join or become a member of any unlawful assembly shall be punished as a member of such unlawful assembly and for any offence which may be committed by any such person as a member of such unlawful assembly in pursuance of such hiring, engagement or employment in the same manner as if he had been a member of such unlawful assembly और himself had committed such offense। इस सेक्शन का उर्दू में तर्जुमा कुछ इस तरह बनेगा कि जो कोई किसी शख्स को उजरत पर हासिल करे, मुलाजिम रखे, काम पर लगाए या हौसला अफजाई करे या उजरत पर हासिल करने, मुलाजिम रखे जाने या काम पर लगाए जाने पर उसको उकसाए ताकि वो शख्स किसी अनलॉफुल असेंबली में शामिल हो या इसका रुकन बन जाए, तो ऐसे शख्स को ऐसी ही सजा दी जाएगी जैसे कि वह खुद उस अनलॉफुल असेंबली का रुकन था। और अगर वो शख्स जिसको उजरत पर मुलाजिम रखा गया या काम पर लगाया गया या अनलॉफुल असेंबली का रुकन बनाया गया उसकी जानिब से अगर कोई जुर्म सरजद किया जाता है तो ऐसी सूरत में भी ऐसा शख्स उस जुर्म का इसी तरह जिम्मेदार होगा जैसे कि वह खुद उस असेंबली का रुकन था, उसने खुद वो जुर्म किया हो। इस सेक्शन का मकसद ये है कि इस सेक्शन के जरिए उन अफराद को जिम्मेदार ठहराया जाए, उन अफराद को सजा दी जाए जो कि किसी शख्स को अनलॉफुल असेंबली का रुकन रखने के लिए उजरत पर हासिल करते हैं या किसी शख्स को मुलाजिम रख लेते हैं कि तुम इस अनलॉफुल असेंबली का रुकन बन जाओ, वो उसको पैसे देते हैं, या फिर किसी शख्स को ये कहते हैं कि हम तुम्हें काम पर लगाते हैं और तुम ये इस अनलॉफुल असेंबली का रुकन बन जाओ, या फिर किसी शख्स की हौसला अफजाई करते हैं और उसको शह देते हैं कि तुम इस अनलॉफुल असेंबली का रुकन बन जाओ, या फिर किसी शख्स को उजरत पर हासिल कर लेते हैं। तो ऐसे अफराद जो कि ऐसा काम करते हैं उनको इस सेक्शन के तहत मुजरिम ठहराया गया है। एक तो वो ऐसे ही गिने जाएंगे जैसे कि वो अनलॉफुल असेंबली के खुद रुकन हो, और दूसरा अगर ऐसा शख्स जिसको उन्होंने उजरत पर हासिल किया या मुलाजिम रखा या काम पर लगाया वो कोई जुर्म करता है तो उस जुर्म के तहत ऐसे शख्स को जिसने उसको रखा उसको भी सजा दी जाएगी और ये समझा जाएगा कि उसने वो जुर्म खुद किया हो। इस सेक्शन के दो लवाजमात हैं जिसके तहत किसी शख्स को मुजरिम ठहराया जा सकता है। पहले नंबर पे किसी शख्स को किराया वगैरह पर हासिल किया गया हो, और दूसरे नंबर पे ऐसे शख्स को इस मकसद के लिए हासिल किया गया हो कि उसको अनलॉफुल असेंबली का रुकन बनाया जाए। इसके बाद है सेक्शन 151। सेक्शन 151 says whoever knowingly joins or continues in any assembly of 5 or more persons
likely to cause a disturbance of the public peace after such assembly has been lawfully commanded to disperse shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. इस सेक्शन में यह बताया गया है कि जब कोई मजमा 5 या 5 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल हो, वो ऐसे मजमे को कानून की रूह से मुंतशिर होने का हुक्म दिया जा चुका हो, लेकिन इस हुक्म के होने के बावजूद कोई शख्स इसमें शामिल हो जाए या अगर वो शामिल था तो इसमें शामिल रहे, तो ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी वो 6 माह तक कैद की सजा हो सकती है या जुर्माना आयद किया जाएगा या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। अगर आप बगौर जायजा लें तो इस सेक्शन में अनलॉफुल असेंबली का जिक्र नहीं किया गया। इस सेक्शन में सिर्फ यही कहा गया है कि जब 5 या 5 से ज्यादा अफराद का कोई मजमा हो, लेकिन उनको कानून के तहत मुंतशिर होने का हुक्म दिया जाए कि आप यहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते, आप मुंतशिर हो जाएं, लेकिन इस हुक्म के होने के बावजूद कोई शख्स अगर उस मजमे में शामिल रहता है या अगर कोई शख्स उसमें शामिल नहीं था तो वो हुक्म होने के बाद भी उसमें शामिल हो जाता है, तो ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। इस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन में लिखा है, इफ द असेंबली इज एन अनलॉफुल असेंबली विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 141 द ऑफेंडर विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 145। यानी कि अगर सेक्शन 141 के तहत तारीफ करदा जुर्म के तहत अगर कोई अनलॉफुल असेंबली का रुकन है तो ऐसे मुजरिम को सेक्शन 145 के तहत सजा दी जाएगी, जबकि 151 में किसी अनलॉफुल असेंबली का जिक्र नहीं किया गया। इसमें सिर्फ असेंबली का जिक्र किया गया है जो कि 5 या 5 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल हो, वो उनको कानून के मुताबिक मुंतशिर होने का हुक्म दिया जाए और वो मुंतशिर ना हो तो सेक्शन 151 का इतलाक होगा। सेक्शन 151 के 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहले नंबर पे ऐसा जो मजमा होगा वो 5 या 5 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल होगा। दूसरा, ऐसे मजमे से अमन आमा में खलल का अंदेशा हो। तीसरा, ऐसे मजमे को कानून के मुताबिक मुंतशिर होने का हुक्म दिया जा चुका हो। चौथा, इस हुक्म के बावजूद कोई शख्स इस मजमे में शामिल रहे या शामिल हो जाए। ये 4 इंग्रेडिएंट्स पूरे होंगे तो ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। इसके बाद अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड सेक्शन है 157। सेक्शन 157 says whoever harbors, receives or assembles in any house or premises in his occupation or charge or under his control any persons, knowing that such persons have been hired, engaged or employed or about to be hired, engaged or employed to join or become members of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. सेक्शन 157 ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड है जिसमें ऐसे शख्स को पनाह दी जाए जो कि अनलॉफुल असेंबली के लिए किराए पर लिए गए हों। जैसा कि हम सेक्शन 150 में पढ़ चुके हैं कि किसी शख्स को किराए वगैरह पर हासिल करके अनलॉफुल असेंबली में शामिल किया जाए तो ऐसे शख्स को 150 के तहत सजा दी जाएगी, जबकि सेक्शन 157 में यह बताया गया है कि ऐसे अशखास को पनाह दी जाए जो कि अनलॉफुल असेंबली के लिए किराए पर ली गई हों। इस सेक्शन में यह बताया गया है कि अगर कोई शख्स ये जानता हो कि जिन अशखास को वो अपने घर में या अपनी इमारत में जो कि इसके दखल तहवील या कंट्रोल में हो वहाँ पे पनाह दे रहा है, वो ऐसे अशखास हैं जिनको किसी अनलॉफुल असेंबली में शरीक होने के लिए या इसका रुकन बनने के लिए किराए पर हासिल किया गया हो, मुलाजिम रखे गए हों या काम पर लगाए गए हों या इनको किराए पर हासिल किया जाएगा। तो ऐसा शख्स जो कि ये जानते हुए ऐसे अफराद को अपने घर या इमारत में पनाह देता है, ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत जो सजा दी जाएगी वो 6 माह तक कैद की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
देखा जाए तो इस सेक्शन को सेक्शन 150 की निस्बत ज्यादा वुसअत हासिल है, क्योंकि इस सेक्शन के तहत उस शख्स को मुजरिम ठहराया गया है जो कि किसी शख्स को अपने घर या अपनी इमारत या अपनी किसी अहाता वगैरह में पनाह देता है और वो शख्स ये जानता है कि ऐसा जो शख्स है ये अनलॉफुल असेंबली का रुकन होने के लिए इसमें शामिल किया गया है। इस सेक्शन के तहत जो जुर्म होगा वो काबिल दस्तअंदाजी होगा, काबिल जमानत होगा, नाकाबिल राजीनामा होगा और काबिल समाअत मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल व दोम होगा। उसके अलावा इस सेक्शन के तहत जो समाअत होगी वो सरसरी समाअत होगी, यानी कि समरी ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 158। सेक्शन 158 says whoever is engaged or hired or offers or attempts to be hired or engaged to do or assist in doing any of the acts specified in section 141 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। इसी सेक्शन में आगे कहा गया है are to go armed and whoever being so engaged or hired as aforesaid goes armed or engaged or offers to go armed with any deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। ये जो सेक्शन है ये किसी अनलॉफुल असेंबली या राइटिंग में उजरत के तहत शरीक होने से मुतल्लिक है, यानी कि किसी को पैसे देकर उसको किसी अनलॉफुल असेंबली में शामिल होने या फिर राइटिंग में शामिल होने से मुतल्लिक है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेक्शन 141 के तहत अनलॉफुल असेंबली उस वक्त होगी जब 5 या 5 से ज़्यादा अफराद का कॉमन ऑब्जेक्ट जो होगा वो उन अफाद से मुतल्लिक होगा जो कि सेक्शन 141 में बयान किए गए हैं। इस सेक्शन में यह बताया गया है कि जो शख्स सेक्शन 141 में बयान करदा जो एक्ट्स हैं उनमें से किसी के इर्तिकाब के लिए या इसके इर्तिकाब में मदद करने के लिए मुलाजिम रखा जाए या उजरत पर हासिल किया जाए या उजरत पर रखे जाने या मुलाजिम रखे जाने की पेशकश करे या इकदाम करे, इससे जो सजा दी जाएगी वो 6 माह तक की कैद की सजा हो सकती है या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। इसी सेक्शन में आगे बयान किया गया है कि अगर कोई शख्स जो मुलाजिम रखा गया हो या उजरत पर रखा गया हो किसके लिए, उन मकासद के लिए जो कि सेक्शन 141 में बयान करता है, और ऐसा शख्स जो कि मुलाजिम रखा गया हो या उजरत पर रखा गया हो किसी मुहलिक असला से या किसी ऐसी शय से जिसे अगर बतौर असला जुर्म इस्तेमाल किया जाए तो इससे मौत वाक़ होने का खदशा है, तो ऐसी सूरत में अगर ऐसा शख्स मुसल्लह होकर जाए या मुआहिदा करे या पेशकश करे तो ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी वो 2 वर्ष तक कैद की सजा हो सकती है या जुर्माना आयद किया जा सकता है या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। व्यूअर्स, उम्मीद रखता हूं कि आपको अनलॉफुल असेंबली की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।